गुड मॉर्निंग एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम टर्म 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो जिसका एग्ज़ाम 9/4/2022 को लिया जाएगा, तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सेम पैटर्न पर आधारित रहेगा, तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल। तो 1 से 5 तक में गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें से कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सह्रदता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा ही गद्यांश पूछ रहा है। तो गद्यांश अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हम किसके ऋणी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा मातृभूमि, यानी हम मातृभूमि के ऋणी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य की श्रेष्ठता की। तो मनुष्य की श्रेष्ठता गिरकर उठकर बड़े होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो हमारा भरण पोषण धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है, जो कि गद्यांश में भी दिए गए हैं। आप लोग अच्छे से भी पढ़ के कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। तो देश की उन्नति के लिए हम सभी को समता तथा सहृदता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देश प्रेम क्या है। तो देश प्रेम देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना देश प्रेम है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 6 से 10 तक आने के काव्यांश पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे ही काव्यांश दिया गया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली है, हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बड़ा ही प्यारा काव्यांश दिया गया, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किससे डरकर नौका पार नहीं होती। किससे डरकर नौका पार नहीं होती। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ दीवारों पर चढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो मन का विश्वास हमारे रगों में साहस भरता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु में डुबकिया कौन लगाता है। तो सिंधु में डुबकिया गोताखोर लगाता है, और जब खाली हाथ आता है तो फिर से वह डुबकिया लगाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कैसे लोगों की हार नहीं होती। तो कोशिश करने वाले लोगों की हार नहीं होती। जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा अंततः में परिणाम सफल होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन से व्याकरण दिया गया है, जिसमें कह रहा है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। वैसे बता दें कि सकर्मक अकर्मक क्रिया आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और 11 नंबर और 12 नंबर में ये सकर्मक अकर्मक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो मोहन सो रहा है, इसमें यानी ऑप्शन नंबर सी अकर्मक क्रिया होगा। जबकि सीता खाना गाना गाती है, तो ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो रीता खाना खाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जलज का अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी नहीं है, सबसे पहले बता दें जलज का अनेकार्थी होता है कमल, मोती, मछली। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर में तीनों है, जबकि बादल अलग से दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी बादल। बादल अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो तीसरा पद क्या कहलाएगा, हमारा समास कहलाएगा। आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रतिदिन
कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में समास अवयवी भाव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दशानन का पूछा जाएगा। उसके बाद नीलकंठा का भी पूछा जाएगा, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया। नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो ये हो जाएगा हमारा अवयवी भाव अवयवी भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बहुब्रीहि समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा? मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो वहाँ वाच्य होता है कर्तूरी वाच्य, जो कर्म पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बालक चांद खाली स्थान देख रहा है की और देख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? तो समुच्चय बोधक अवयव शब्द में हम अथवा को जोड़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक का व्यांश दिया गया, जो हमारे पाठ्य पुस्तक से है। कह रहा है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा, ते नाहिन मन अनुरागी, पुराइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बुरैयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चटी जो पागी। अर्थात बहुत अच्छा दिया गया, उद्धव से दिया गया है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में रहकर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के याद में भी हमेशा डूबे रहती है। तो कह रहा है क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन कह रहा है कि इस पद के रचयिता कौन है? तो सिंपल सा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, सूरदास। सूरदास इस कविता के यानी इस पद के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 22, गोपियाँ किसकी है? अनन्य भक्ति। तो गोपियाँ कृष्ण के अनन्य भक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, पुराइन पात का क्या अर्थ है? पुराइन पात अर्थात कमल के पत्ते को कहा गया है। गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? तो गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। क्वेश्चन नंबर 25, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? आठ नह रही कविता के आधार पर बताएं। तो फागुन महीने में हरियाली छा जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 26 में कह रहा है, उत्साह और आठ नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? बहुत अच्छा ही सवाल है। तो इन दोनों के कविताओं के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी अच्छी होती है कि ये मुर्दों में भी जान डाल देती है। यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो ये सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 में भी गद्यांश दिया गया है, जिसमें हमारे बुक से है दिया गया है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, पतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ बुनियादी से निर्मित कर दिया था। तो इस तरह का गद्यांश दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन नीचे है 29 में कि यानी 29 में कह रहा है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा सा था। क्वेश्चन नंबर 31, भगत जी की पतोह कैसे थी? तो उसकी पतोह सुभग और सुशील होने के साथ घर की पूरे प्रबंधिका थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बोधा का क्या अर्थ है? तो बोधा का अर्थ है कम बुद्धि वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले किस तरह का व्यक्ति था? तो पान वाले एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? तो उसकी प्रतिमा संगमरमर पत्थर की बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 35, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो इसके नेताजी के चश्मे पर मूर्ति कैप्टन बदलता था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो ये स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इससे क्वेश्चन टर्म 2 में भी पूछा जाएगा कि पान वाले का रेखाचित्र वर्णन करें, या फिर सेनानी ना रहते हुए लोग कैप्टन को पागल क्यों कहते थे। क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक पूछा जाएगा। गद्यांश दिया गया है जो भाग 2 से दिया गया बुक से है। कह रहा है ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठकर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयाँ ददरी सत्तू किसान की मोटरी। तो इस तरह का गद्यांश दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन का रहा 37, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया माता का आंचल, जिसमें भोलानाथ के बारे में बताया गया है। लेखक क्या खेलते थे? तो लेखक खेलते थे नाटक। क्या? नाटक। क्वेश्चन नंबर 39, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो इस गद्यांश में ददरी के मेले के चर्चा की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रहरी किसे कहते हैं? रहरी कहते हैं अरहर दाल को। तो इस तरह से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारियां प्राप्त किए हैं, और जिसका पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक के लिए मोटिवेट करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।